हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष चावला। तो आज से एक नई सीरीज वीकेंड से हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एडिटोरियल रीडिंग, राइट। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आपकी जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो भी थोड़ा बहुत इनहेंस होगी ही होगी, है ना। तो बिकॉज आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या और किसी कैट या इस टाइप के एग्जाम जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स टेस्ट होती है, राइट। अब तो खैर एसएससी की मेंस में भी आप देख रहे हो, सीजीएल में लगातार ये चीज आ रही है। बाकी सीपीओ मेंस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो लोग सीपीओ मेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रीडिंग लगभग आज के टाइम पे आप मानो कि ये पर डे का शेड्यूल में आपके होना चाहिए, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको डेली ही मैं अपलोड कर दूं, बट जितने भी करूं उसको देखते रहा करो, आपको कम से कम स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप समझ पाओगे कि कैसे रीडिंग करनी है। ठीक। ठीक है। तो चलो, इसको नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है बेसिकली, ये आज का ही आर्टिकल है, 24 जून का। मनोज केवल रमानी साहब ने लिखा है, जो कि चेयरपर्सन है। अब ये जो है, ये सारी चीजें जो है आपके स्टैटिक चीजें होती हैं। खैर ये ऐसे नहीं, बाकी जो कई गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके जो चेयरपर्सन या जो डायरेक्टर वगैरह है वो लोग लिखते रहते हैं, तो वो डायरेक्ट नाम भी आपको आया था, मनोज केवल रमानी, ये नाम देख लेना। चेयरपर्सन है जियो स्ट्रेटजी प्रोग्राम एट द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशन। हालांकि ये डिटेल नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ हो गया, इतना स्पेसिफिक नहीं जाती, ठीक है। तो बट स्टिल आपको एक बार मैंने बता दिया। द वर्ल्ड दैट चाइना डिजायर एंड इज सेपिंग, ठीक। जो चाइना डिजायर करता है, जो वर्ल्ड, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, ये कौन सी क्लॉज है, द वर्ल्ड। ये आपको स्पेसिफाई कर रही है इसको, तो ये हो जाएगी तुम्हारी एडजेक्टिव जो इसको स्पेसिफाई कर रहा है। द वर्ड, कौन सा वर्ड, जो चाइना डिजायर करता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी, ठीक। तो ये ग्रामर स्पेसिफिक होता है, बाकी हमें उतना ज्यादा ग्रामर में नहीं रहना, हमको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द सीर डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अंडर यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर सीर मने होता है टोटल, ठीक, टोटल। तो टोटल जो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिवनेस हो गया। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। टोटल डिस्ट्रक्टिवनेस हो गया अमेरिकन पॉलिसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर, ये मतलब पहला लाइन करेक्ट है। इज ऑब्सक्यूरिंग अ क्वाइट बट कंसिक्वेंशियल शिफ्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल ऑब्सक्यूरिंग माने आप समझ सकते हो कि जो आपको सुहावना नहीं हो, राइट, जो नॉट गुड हो, नॉट गुड हो। तो जो चीज नॉट गुड है, लेकिन क्या है, कंसिक्वेंशियल शिफ्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो शिफ्ट हो रहा है वो है। मिस्टर ट्रम्प लिबरेशन डे टैरिफ्स, जो टैरिफ्स थे, द डिजास्टर्स वॉर अगेंस्ट ईरान। तो पहले ट्रम्प ने टैरिफ लगाए लगातार लगभग हर देश पे, ठीक। फिर वॉर ईरान के साथ लड़ रहा, और जो सिस्टमैटिक अलिनिएशन है ऑफ अलाइज एंड पार्टनर्स हैव डोमिनेटेड हेडलाइन। यानी जो उनके पार्टनर्स के साथ कई बार वो अलग भी हुए ट्रम्प, इंडिया को भी कई बार उन्होंने टैरिफ लगाया, कई बार इंडिया को फॉरेन पॉलिसी के रूप में उन्होंने कंडेम भी करा। फिर चाइना के पास गए जो उनके एक हिसाब से एनेमी कंट्री है। तो ये सब जो शिफ्ट हुआ, ये हेडलाइन बनी एंड कंज्यूम करा डिप्लोमेटिक बैंडविथ को, ठीक। एंड राइटली सो, द यूएस आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर, जो यूएस के जो है, द यूएस जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर, अच्छा ये यूएस को स्पेसिफाई कर रहा है दो कॉमा के बीच। तो यूएस जो आर्किटेक्ट रहा था वॉर के बाद, जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उनका, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस एक टाइप का पूरा ग्लोबल स्टेज में जो चीजें होती थी वो यूएस की मर्जी से होती थी, ये मतलब कहना है। वो अब क्या कर रहा है, इज नाउ टेकिंग अ मैसेज मैसेज टू दी वेरी फ्रेमवर्क सेट वर्ल्ड। तो अब वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। बट लेकिन द क्यूज एमिनेटिंग फ्रॉम वॉशिंगटन इज ड्रॉइंग अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट चाइना इज डूइंग द स्पेस दिस क्रिएट्स। जो क्यूज जो है, जो वॉशिंगटन से निकला है, अमेरिका से निकला है, वो अब अटेंशन ड्रॉ कर रहा है अवे फ्रॉम व्हाट चाइना इज डूइंग, जो चाइना कर रहा है विद दी स्पेस दिस क्रिएट। तो अब जो क्योंकि एक स्पेस क्रिएट कर दी है अभी अमेरिका की इस सीक्वेंस से, तो अब चाइना पे पूरी पूरी नजर है कि चाइना इसको कैसे डील करता है इस सिचुएशन को, ठीक। ये अब चाइना के पास मौका है कि वो एक वर्ल्ड स्टेज में अपने आप को स्टेबलाइज करे, क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। दी चाइनीज जो अल्टरनेटिव्स है, लास्ट वीक बीजिंग रिलीज अ वाइट पेपर ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस को उन्होंने एक डिप्लोमेटिक पेपर निकाला, मतलब एक नोटिस निकाला वी कैन से, विच ऑफर्स अ सिस्टमैटिक आर्टिकुलेशन ऑफ हाउ इट इज रीशेपिंग द वर्ल्ड। ये चाइना कैसे वर्ल्ड को रीशेप करेगा, चाइना कैसे डोमिनेट करेगा, चाइना कैसे यूएस को टेक ओवर करेगा, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड द पेपर प्रेजेंट चाइना एज अ डिफेंडर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इसलिए क्योंकि अमेरिका के क्योंकि अब भाई यूएस के अगेंस्ट तो अब है वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, राइट। इसकी पॉलिसीज क्लियर नहीं है, राइट। इसके एनेमी और फ्रेंड क्लियर नहीं है, राइट। एनेमी और फ्रेंड क्लियर नहीं है।
तो ये सारी जो चीजें हैं उनकी वजह से डिप्लोमेटिक चीजें चेंज हो रही हैं और अब दुनिया जो है वो चाइना की तरफ देख रही है। वार्निंग दैट ह्यूमनिटी मस्ट नॉट बी अलाउड टू रिटर्न टू द लॉ ऑफ जंगल। जंगल का लॉ मतलब यूएस की बात हो रही है। ठीक है। बीजिंग क्या करता है, आर्ग्यू करता है दैट इट हैज पेड इट्स यूनाइटेड नेशन ड्यूज अहेड ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो ड्यूज हैं वो उन्होंने शेड्यूल से पहले 2025 से पहले उसने पे कर दिए हैं। इट हैज बैक्ड दी रीस्टोरेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपीलेट बॉडी, उसको बैक करा, एंड इट्स फोर ग्लोबल इनिशिएटिव आर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ग्रेट पावर। तो चाइना ने बताया कि जो उसने डब्ल्यूटीओ के कुछ वो थे इनिशिएटिव थे उनको बैक करा, और जो दिखाता है कि वो कितना सेंसिबल है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। दिस इज नॉट हाउएवर, हालांकि दी फुल पिक्चर, ये पूरी पिक्चर नहीं है। क्लोज रीडिंग ऑफ चाइनाज डिप्लोमेसी, ठीक है, चाइना की डिप्लोमेसी को जब अपन देखें क्लोज तरीके से तो वो दिखाता है कि इट इज नॉट सिंपली डिफेंडिंग द पोस्ट वॉर ऑर्डर, रादर इट इज सेलेक्टिवली रिवाइजिंग इट। वो चेंज कर रहा है, अमेरिका से अब अपनी तरफ चेंज कर रहा है, लार्जली प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशनल केप होल्डिंग वाइल क्वाइटली रीराइटिंग द नॉर्मेटिव सब्सटेंस दैट गिव्स इट मीनिंग। ठीक, तो वो जो नॉर्म्स बने हैं, नॉर्मेटिव सब्सटेंस बने हुए हैं, कि नॉर्म बने हुए हैं कि कोई एक कंट्री लीड करेगी, राइट, उसको वो रीराइट कर रहा है। मतलब पहले यहाँ पे यूएस था स्टेबलाइज उस नॉर्म के हिसाब से कि यूएस के बेसिस पे पूरा वर्ल्ड चलेगा, अब चाइना उसको रीराइट कर रहा है और अपने को उस सिचुएशन में डाल रहा है। ठीक है, आपको केवल एक कॉन्टेक्स्ट समझते चलना है, आप एक एक मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो शायद आप फिर एक ही आर्टिकल को पढ़ने में पूरा दिल लगा लोगे और उससे कुछ प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगा। आपको कॉन्टेक्चुअल ही जाना पड़ेगा, आपको समझ रहे हो। तो आप अगर सोच रहे हो नहीं नहीं एक एक मीनिंग बताओ, तो वो मीनिंग बताने को नहीं, आपको ये से ही पढ़ना सीखना पड़ेगा, कॉन्टेक्चुअल ही जाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ बाई पैराग्राफ सीखो और उनसे बेसिस पे क्वेश्चन बनाना सीखो। ठीक, अंडरस्टैंडिंग दिस रिक्वायर्स डिसएग्रीटिंग, ठीक, डिसएग्रीटिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर इनटू टू, डिसएग्रीटिंग सॉरी, जैसे डिसएग्रीटिंग माने डिवाइड करना दो चीजों में डायमेंशन। तो इस ऑर्डर को दो डायमेंशन में देखोगे, पहला है द इंस्टीट्यूशनल एंड द नॉर्मेटिव। इंस्टीट्यूशनल और नॉर्मेटिव, इंस्टीट्यूशनल क्या, जो बॉडीज हैं अलग अलग वर्ल्ड की, उनमें चाइना का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। और नॉर्म्स क्या है कि किसी भी जो भी कंट्री लीड कर रही होगी उसका डोमिनेंस रहेगा। ठीक, द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कंप्राइजेस द यूएन सिस्टम, वही मैंने बोला जो अलग अलग बॉडीज हैं वो कंप्राइज करेंगी, द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन एंड द मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर बिल्ट इन द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर में आप बहुत सारी बॉडीज बनी है, आप देख सकते हो, यूनेप बनी है, यूएन की भी कई सारी बॉडी है, फिर सी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर एपेक कंट्री है, फिर एशियान है, फिर पचासों बॉडी बनी है, तो वो उनकी बात हो रही है। The normative order encompasses the principle that animate these institutions। एनिमेट का मतलब जो बनाता है इन इंस्टीट्यूशंस को। भाई यूएन किसके बेसिस पे चलता है, अमेरिका के बेसिस पे ना, तो वही है वो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल फ्रॉम द वेस्टफीलियन नॉर्म्स ऑफ सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ लिबरल नॉर्म्स। ठीक, ठीक है, डिफिकल्ट आर्टिकल है डेफिनेटली, आप थोड़ा सा इसको समझिए क्योंकि जियोपॉलिटिक्स भी मिक्स है और लैंग्वेज भी अच्छी है, ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, एंड द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ऑब्वियसली, अच्छा रूल ऑफ लॉ होता है, एक रूल बाय लॉ होता है। इंडिया में क्या है रूल ऑफ लॉ, थोड़ा सा चीज भी समझिए। रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, और रूल बाय लॉ है कहाँ पे, जहाँ से दो कंसेप्ट होते हैं कि एक कानून के हिसाब से आप शासन करोगे, एक शासन के हिसाब से कानून बनेगा। जो ऑब्वियसली जो मोनार्क कंट्री होती है, मोनार्क नहीं कह सकते, हम कह सकते जो वो डिक्टेटर वाली कंट्री है, चाइना हो गया और रसिया टाइप कंट्री, वहां पे होता है। ऑन दी इंस्टीट्यूट से रसिया ने चेंज कर दिया था नियम, राइट, कि पहले कुछ था कि 15 साल या 10 साल कुछ प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति रह सकता है, उसने बदल दिया कि ये बढ़ जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें अपने इधर नहीं है। ऑन द इंस्टीट्यूशनल फ्रंट बीजिंग इज डीपली इन्वेस्टेड, ऑब्वियसली इन्वेस्ट तो कर ही रहा है चाइना भाई। अभी एक हमने इसी में एग्जांपल बोला कि डब्ल्यूटीओ के कुछ प्रोजेक्ट्स थे उनमें चाइना ने इन्वेस्ट करा, यूएन पे लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, और वो कर रहा है इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पे चाइना लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, सो दैट उसकी डोमिनेंस बने। क्योंकि दो फ्रंट है, इंस्टीट्यूशनल फ्रंट, एक नॉर्म वाला फ्रंट। नॉर्म वाले फ्रंट में तभी आप इंटर करोगे जब आप इंस्टीट्यूशनल वाले में डोमिनेंस बना पाओगे। ठीक, तो चाइना इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये बात है। ठीक है, इट इज दी सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि डब्ल्यूटीओ में तो करा ही, और यूएन के बजट पे भी उसने अच्छा खासा इन्वेस्ट करा। हैविंग रेज्ड इट्स शेयर, उसने अपना शेयर बढ़ाया। यूएन रेगुलर बजट फ्रॉम अंडर 1% से इन 2000 में जो था 20% तक उसने अपना शेयर 2025 में 25 सालों में 20% का जंप लिया। प्रोएक्टिव पार्टिसिपेंट है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, एक बार इसी पैसेज में अपन पहले नंबर पैराग्राफ पे भी पढ़ चुके हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में, जिसमें चाइना ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा। एंड अब बिल्डर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे यूएन है, ये जैसे यूएन छोड़ो, चलो आप यूरोप के देश मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, लेट्स से
कोई कोई जैसे यूरोप के देश मिलके ऑर्गेनाइजेशन बना है, ईयू वगैरह करके ऑर्गेनाइजेशन है ईयू का। वैसे ही अब एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया आसियान। तो इस तरीके के जो आपके कंटेम्पररी कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन है उनको क्रिएट कर रहा है ना, जैसे ये आसियान का नाम ही आ गया ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भी एशिया के लिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक रीजन में जो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे यूएन हो गया, या जो ग्लोबल स्टेज पे है उसको अपन कंप्राइज करके अपन ने एशियन स्टेज पे बना लिया, वैसे ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर नॉट डिजाइन टू रिप्लेस, ये रिप्लेस करने के लिए डिजाइन नहीं है, बट चूंकि जैसे फॉर एग्जांपल यूएन है वो एक पूरे ग्लोबल स्टेज को कवर कर रहा है, तो एशिया को उसमें रिप्रेजेंटेशन कम है या उस पर फोकस नहीं हो पा रहा, तो एक एशियन ऑर्गेनाइजेशन चाइना उसको लीड कर रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा। Replace the existing system but to expand China's authority within while creating the parallel platform that advance its agenda. This is institutional revisionism, not a revolution. Revolution नहीं है, ये revisionism है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बहुत तगड़ा आर्टिकल है और मजेदार आर्टिकल है, आपको मजा आ रहा होगा यू। अगर आप अगर आप समझ रहे हो तो मजा ही आ रहा होगा। बाकी अगर मीनिंग सोच रहे होगे कि मीनिंग मुझको एक एक बन जाए, तो मीनिंग नहीं बनेगी, कॉन्टेक्स्ट पे जाओ। नॉर्मेटिव एम्बिशन क्या, अभी अपन ने इंस्टीट्यूशनल देख लिया, और मैं फिर बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल, जो अगर आप डोमिनेट करोगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, तो ही आप नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क में डोमिनेट कर पाओगे। आप ये चीज समझो कि बिना इंस्टीट्यूशनल, बिना, एक सेकंड यार इसमें, बिना, यार रब क्यों नहीं है? चलो ठीक है, लिखा है। तो बिना आप इंस्टीट्यूशन में डोमिनेट करे, आप नॉर्म में डोमिनेट कर ही नहीं पाओगे पहली बार। इसको थोड़ा सा पतला कर, है ना? ठीक है। द रियल एक्शन हाउएवर इज द नॉर्मेटिव डोमेन। ऑब्वियसली नॉर्म तो है ही है डोमेन, क्योंकि आप जब देखो, अब जैसे पूरे दुनिया के देशों में ये एक नॉर्म बन गया कि अमेरिका और रसिया ये डोमिनेट करेंगे। पहले रसिया का था, अब तो खैर रसिया का नहीं है, तो अमेरिका डोमिनेट करेगा। तो उस नॉर्म को कैसे चाइना चेंज कर पाएगा, ये मेन जो है वो दिक्कत है। रियल एक्शन वेयर चाइनाज एम्बिशन आर फार मोर ट्रांसफॉर्मेटिव, बीजिंग्स फोर ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑन डेवलपमेंट में सिक्योरिटी, सिविलाइजेशन एंड गवर्नेंस, ये सारे के सारे उनके डेवलपमेंट में है। कलेक्टिवली रिप्रेजेंट अ सस्टेन्ड कैंपेन ऑफ नॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इंडिविजुअली ईच साउंड्स बेनाइन, मतलब ये चारों के चारों इंडिविजुअली भी ये अच्छे लगते हैं कि द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिंक्स इटसेल्फ टू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑब्वियसली यूएन के सस्टेनेबल गोल के साथ लिंक करते हैं जो भी डेवलपमेंट चाइना कर रहा है। दी ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग सिविलाइजेशन सोसाइटी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अलग अलग सोसाइटी की, अलग अलग कल्चर की, फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है, यूरोपियन सोसाइटीज की, एशियन सोसाइटीज की, इंडियन सोसाइटी की, है ना, अलग अलग सोसाइटी की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्लोबल सिक्योरिटी की कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि वी आर हेयर टू गिव यू सिक्योरिटी, है ना, कि अगर किसी मान लो छोटे देश पे अगर अटैक होता है कोई, तो हम हैं सिक्योरिटी देने के लिए। सबसे बड़ी चीज ये अश्योरेंस आपको देनी पड़ेगी। ठीक, सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस की सबसे बड़ी, कि आप भले ताकतवर बन जाओ, आप अगर ग्लोबल चीज को रिप्रेजेंट करो, तो आप फिर किसी दूसरे देश के मेट्रो में इंटरफेयर नहीं करोगे। दैट इज द प्राइमरी गोल। एंड द ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एक्सप्लिसिटली सेज दैट द रिफॉर्म डज नॉट मीन टू ओवरटर्न, तो अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो हो उसको आप ओवरटर्न नहीं करोगे, यानी बदल एकदम से खत्म नहीं कर दोगे कि नहीं यूएन को खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, एशियन कंट्रीज का डोमिनेशन रहेगा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बट लुक क्लोजर, जब हम इसके पास देखते हैं, जीएसआई emphasize on taking legitimate security concerns of all countries, जो concerns उस पर बात करें seriously, has been operationalized to dilute Ukraine's sovereign rights to choose its own alliance। अगर हम थोड़ा सा क्लोज जाके देखें तो जीएसआई एम्फेसाइज कर रही है लेजिटिमेट सिक्योरिटी पे कंसर्न ऑफ ऑल कंट्रीज, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डाइल्यूट कर रही है यूएन यूक्रेन के जो सोवरन राइट है। डाइल्यूट क्यों कर रही है, उनका कहना है कि भाई रसिया का भी ये राइट है कि वो अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न करे देश की, तो उसकी वजह से यूएन की सोवरेनिटी का है उसको डाइल्यूजन हो रहा। पोजीशन दैट कन्वीनियंटली सर्व्स बीजिंग्स ब्रॉडर इंटरेस्ट, तो बीजिंग का ब्रॉडर इंटरेस्ट को ये सर्व कर रही है, क्योंकि भाई आपको कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा, तो रसिया का सपोर्ट चाहिए इन वीकनिंग दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नाटो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता था आपकी अमेरिका और उन सारी कंट्रीज को लेके। तो उसको जब आप कहीं ना कहीं उसको अगर आपको वीक करना है, तो आपको यूएस को सपोर्ट करना, वो यूएस बोल रहा हूँ, रसिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो तब जाके वो नाटो कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन वीक होगा, तब फिर वो चाइना में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा एक लॉजिक है, आप इसको समझो। द जीसीआई कॉल फॉर डाइवर्स इंटरप्रिटेशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन के लिए उसकी कॉल ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू इज इन प्रैक्टिस
एन एफर्ट टू रिकास्ट मतलब बदलना ऑफ ह्यूमन राइट्स को एज कल्चरली कंटीजेंट रादर देन यूनिवर्सल। कल्चरली कंटीजेंट ह्यूमन राइट्स आपके इन द सेंस कि ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उनको आप एशिया में अलग हैं, अफ्रीका में अलग है, तो जो कॉन्टीजेंट वाइज हो उनको उस हिसाब से आप फ्रेम कर सकते हो रादर देन यूनिवर्सल कि भाई हर जगह को आप एक हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से आप अलग अलग बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कि आप एक आपने यूनिवर्सल बना लिया और उसको फॉलो करना कहीं ना कहीं गलत। ये मतलब कहने का। और बात भी सही है। शील्डिंग ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस फ्रॉम स्क्रूटनी। चाइना जो रीडिफाइनेशन है ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्सप्लिसिटली आउटकम बेस्ड टर्म्स, तो वो आउटकम बेस्ड टर्म है, वो डेमोक्रेसी को रीडिफाइन कर रहा है। वेयर लेजिटिमेसी ड्राइव फ्रॉम मटेरियल डिलीवरी रादर देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जहाँ लेजिटिमेसी जो है वो मटेरियल डिलीवरी से बात बन रही, क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बस से केवल काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे सबमिट हो रही है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हो रही है, तो उस पे आप केवल जाके अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दे आओ कि हाँ हमने वहाँ पे हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया, ये सब करो, वो नहीं है। आपको मटेरियल डिलीवरी करनी पड़ेगी, या तो वहाँ फंडिंग देनी पड़ेगी, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनमें आपको इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब तो कुछ मतलब है। रादर देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक, आप किसी भी ऐसे जैसे अभी वर्तमान में बोला जाता है कि यूएन पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका पे, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंसी ना हो इंस्टीट्यूशंस की, इंडिपेंडेंट हो। अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए। नाटो की बात कर लें, अभी यूक्रेन पे बराबर हमले चल रहे हैं, किस वजह से चल रहे हैं? नाटो के इंक्लूजन की वजह से चल रहे हैं। और भी बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, और भी एक दो देश जो नाटो पे उन पे युद्ध हो रहे थे, तो इस पे आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ले रहे हैं, बताओ मुझे। रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल डिपार्चर फ्रॉम लिबरल नॉर्म्स, तो जो लिबरल नॉर्म्स है उनको आपको हटना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जहां जरूरत है। मीनवाइल China's own behavior reveals that limits of its professed commitment even to the Westphalian norms to its champion। चाइना का बिहेवियर दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं वो खुद इस बिहेवियर इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। जैसे चाइना ताइवान पे लगातार कोशिश में है कि उसको अंदर कर ले अपने बाउंड्रीज के, तो वो खुद अलग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इन दी साउथ चाइना सी इट रिजेक्टेड 2016 परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन। अब कोर्ट ये कायदे से इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रूलिंग को उसने खुद नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया चाइना ने। तो ये हिपोक्रेसी तो है, और वो दुनिया को कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये कैसे आदत में विश्वास की। along its borders with India and Bhutan, periodic Stanford persist। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ, इसने इंडिया भूटान का बोल दिया, मैं ताइवान का एग्जांपल ले लिया था। ताइवान में भी तो लगातार वो प्रेशर बना ही रहा है। इंडिया भूटान पे भी लगातार कह रहा है, किसी दिन अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, कह देता है ये हमारा है, भूटान भी हमारा है। तो ये सारी चीजें जब चाइना खुद कर रहा है, तो वो कैसे ट्रस्ट दिलाएगा कि मैं वर्ल्ड लेवल पे हम इसको इंश्योर करेंगे? कैसे करोगे आप इंश्योर? द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगातार लद्दाख से रोड निकाल रहा है, while framed as development cooperation as often blurred the line between external participation and internal influence in recipient state। ओके, तो बस बात वही बात है कि चाइना खुद वो चीजें फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे एज अ ग्लोबल लीडर देखा जाए। अ डिफरेंट वर्ल्ड की क्या बात है। सीन इन दिस लाइट व्हाट इमर्ज इज अ पिक्चर नॉट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी पावर सीकिंग टू टॉर्च द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो हो क्या रहा है, अगर हम इसको देखें, जो चीजें चल रही हैं वो एक पिक्चर है केवल, नॉट कि कोई रेवोल्यूशनरी चेंज होने वाला, रेवोल्यूशनरी पावर आने वाली है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को टॉर्च दिखाएगी, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करेगी, है ना। कोई रिविजनिस्ट आने वाला सफोस्टिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है। वही जो अमेरिका है वही चाइना भी है, कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला। कुल मिला के बात ये है, one that preserve the institutional architecture it finds useful while systematically hollowing out the normative foundation to align with its objective। दिक्कत क्या है कि आप तब तक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे, नॉर्म्स को क्रिएट करोगे जब तक आपको कंफर्टेबल है। ये कहने का मतलब उसका, आप अपने लेवल पे जब आओगे, जब आपको खुद के लिए, जैसे अमेरिका है दूसरे देशों के लिए तो बता देता रहता है कि इनसे ऑयल मत खरीदो, इनसे ये मत करो, इनसे ये मत करो, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आएगी तो वो अभी भी जो सीएनजी गैसेस है वो लगातार रशिया से ही सप्लाई हो रही है, रशिया से यूरोपियन कंट्रीज में जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज से वो ले रहे हैं। क्यों? तो इस तरीके की चीजें कि आपके खुद के इंटरेस्ट जब इंक्लूड होंगे तो आप फिर वहां पे कंप्रोमाइज होगे, ये बात। बीजिंग सपोर्ट सोवरेनिटी व्हेन इट सूट्स इट्स इंटरेस्ट एंड डाइल्यूट्स। वही बात है कि जब बीजिंग सोवरेनिटी को सपोर्ट करेगा जब तक उसके खुद के इंटरेस्ट को वो सपोर्ट करेगा, और ये डाइल्यूट हो जाएगा जब उसके इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, वो अगेंस्ट हो जाएगा इसके। इट इंडोर्स मल्टीलेटरलिज्म इन ट्रेड ऑब्वियसली व्हाइल प्रैक्टिसिंग सेलेक्टिव ओपननेस। मल्टीलेटरलिज्म को ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सेलेक्टिव ओपननेस है कि कुछ ही देशों के लिए हम लोग ओपन है। एंड
सिक्योरिटाइजेशन एट होम, और होम में सिक्योरिटाइजेशन रहेगा क्यों? क्योंकि वो डिक्टेटरशिप तो लगा ही रहेगा। प्रोडक्ट्स को कहेगा कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी आ, उसको कहते हैं हिपोक्रेसी। दिस मैटर्स इनॉर्मसली, ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ये सारी चीजें। एट अ मोमेंट वेन reckless American policy appear to be making Beijing's revisionism seem palatable to many। वो कह रहा है कि बहुत सारी अमेरिकन की जो पॉलिसी है, रेकलेस पॉलिसी, उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट आदमी बीजिंग की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका से तो परेशान है ही है। द रिस्क इज, लेकिन उसमें भी रिस्क है। द रिस्क इज नॉट दैट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ऑफ कोलैप्स, बोथ वॉशिंगटन एंड बीजिंग फॉर डिफरेंट रीजन रिमेन इन्वेस्टेड इन इट्स सर्वाइवल। दिक्कत क्या है कि रिस्क ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर खत्म हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि चाहे तो वॉशिंगटन हो या बीजिंग हो, दोनों ही अपने इंटरेस्ट ऑफ सर्वाइवर के लिए रहेंगे। जहां उनको अपना इंटरेस्ट दिखेगा वो वहां पे जाएंगे, जिस सिचुएशन में देखेंगे। द रिस्क is that the principle enumerating the order are gradually redefined in a way that underlines the sovereignty equality of state। तो वो उस हिसाब से रीडिफाइन करेंगे चीजों को जिस हिसाब से उनकी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। वीकेंस करेंगे सिविल सोसाइटी को, इंडिविजुअल राइट्स को ऑब्वियसली, एंड इरोड्स करेंगे रूल ऑफ लॉ। दिस इज द फ्यूचर दैट डज नॉट अलाइन विद इंडिया स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट। और इंडिया जो है इस इंटरेस्ट को नहीं अलाइन करता, यानी नहीं फॉलो करता। तो इंडिया को इस से थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए कि चाइना की लीडरशिप। तो ये भाई अपन ने पूरा का पूरा आर्टिकल करा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल हम लोगों ने करा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस पे 20-25 मिनट का ही एक ही आर्टिकल करा। हालांकि आज मेरे पास 2 आर्टिकल थे करवाने के लिए, एक ये नेवी वाला था, बट फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कोई मतलब भी नहीं है ना उतना, फिर बोरिंग हो जाता है। तो आप थोड़ा पढ़ो डेली का, क्योंकि एक दिन में कोई मतलब नहीं है मैं लंबी क्लास डाल दूँ फिर मैं बैठूँ। तो रेगुलर थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहेंगे, स्किल्स आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा समय लगेगी, बहुत डिफिकल्ट आर्टिकल था। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत तगड़ी थी, बैकग्राउंड आपको पता नहीं, इसलिए मैं ये आर्टिकल लेके आया। बाकी दूसरा वाला सरल है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेगी थी, बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको ग्लोबल नॉलेज होनी चाहिए थी, थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड कर पाते बैकएंड की लाइनें। अदरवाइज आप फंसे रह जाते मीनिंग ही ढूंढने में और कुछ कर नहीं पाते ना। तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा रीडिंग करना, और तब सीखोगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कब करोगे? इसी चैनल पे, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूँ कोशिश करूंगा कि मैं, कोशिश क्या मतलब आप ये मान के चलो कि लगभग सीपीओ में तक तो अपन कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली ही एक एडिटोरियल डाल दूँ, ठीक है। डेफिनेटली हेल्प्स यू इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, राइट। चाहे आप एसएससी लिख रहे हो, चाहे बैंक लिख रहे हो, चाहे कैट लिख रहे हो, या और भी कोई एग्जामिनेशन लिख रहे हो जिसमें आपकी रीडिंग पोर्शन काफी ज्यादा रहता है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, विल डेफिनेटली गेट एज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। और आप डेफिनेटली मार्क्स भी गेन करोगे, बिकॉज रीडिंग इज द कोर ऑफ एनी सेगमेंट इन द इंग्लिश, राइट। आप चाहे ग्रामर सेगमेंट अटेम्प्ट करो, वोकैब सेगमेंट अटेम्प्ट करो, या कोई भी सेगमेंट अटेम्प्ट करो, यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड रीडर, राइट। अदरवाइज यू विल फेस डेफिनेटली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें उठती यहीं से ही। आप ग्रामर का कोई भी एरर उठाओगे यही एडिटोरियल से ही उठता है, वोकैबुलरी भी यहीं से उठती है, अनटिल एंड अनलेस वो प्रीवियस ईयर नहीं है, ठीक। या ट्रेडिशनल कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी वगैरह, अदरवाइज सब यहीं से आता है, ठीक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू रहिए, और कोशिश करूंगा कि मैं डेली ही लगभग लेक्चर लाऊं। सो बी अटेंटिव, एंड जो भी आपको नोटिफिकेशन है टाइमिंग देखना हो, लगभग इसी टाइमिंग रहेगी, किसी भी टाइमिंग रहेगी, आप एक बार आ जाइए, तो ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज कृष्णा साइनिंग ऑफ।